Assalamu alaikum ladies and gentlemen, मेरा नाम है अली ताहिर मुगीस एंड आई एम द चीफ एडिटर ऑफ othernews.pk। अगर आपने अभी तक वेबसाइट विजिट नहीं की तो प्लीज़ आके वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। मिलेनियल्स की वेबसाइट है, यंगस्टर्स की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की वेबसाइट है, थिंकर्स की वेबसाइट है। हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह के मौज़ूओं पे बात करें जिस पे जो पहले टच ना हुए हो। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ वीकली राउंड अप पॉडकास्ट। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वेटरन सहाफ़ी जनाब अज़हर मीर साहब। सर क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? खैरियत। क्या लाए हैं आज हमारे लिए? कल यार खान साहब बैठे हुए थे। खान साहब ने एक दफ़ा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल उनकी प्राइम मिनिस्टर की दी सीट होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ठीक है। तो खान साहब ने उसमें एक आज़ादी की तहरीक का ऐलान किया है। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने अपने वर्कर्स को यही कहा है कि सिर्फ ना डेट तुमने जहन में रखनी है जो मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ, उससे पहले अपने आप को ना जरा तैयार रख लो, वर्जिश करें। सारी हदायत जारी कर दी गई हैं। ठीक है। ज़िलाई तंजीमों को, डिस्ट्रिक्ट तंजीमों को, उसके अलावा सूबाई सतह पे। ठीक है। तो एक बड़ा आगे कोई रैलियां और जलसे जुलूस। मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने वहाँ पे काफी सिलेक्टेड सवालों के जवाब दिए हैं, पूरा सही तरह मजा नहीं आया। कल पता नहीं चला खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। खान साहब अपने उसमें नहीं थे। क्या कह रहे हैं आप? तो भाई अपने उसमें तो वो अब आया, अब तो उसने उतार दी हैं सारी चीजें। जो कोई एक प्राइम मिनिस्टर की उसने कुर्सी ली हुई थी, बंधा हुआ था ना, लगा बंधा था, तो सही तरह बातें नहीं कर सकता था। तो खान साहब ने जो बातें की हैं उसमें नई चीज अगर आप उसको कहें ना तो वो ये डेट का ऐलान था। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने काफी पुरानी बातें दोहराई और इन्हीं चीजों पे जोर दिया कि ये जिस तरह से ये सब चोर डाकू लगे हुए हैं, एक 2 नंबर कैबिनेट बना के। उन्होंने फराह खान से मुतल्लिक कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। एक रिपोर्टर था जो पूछ रहा था उनसे कि जी फराह खान से आपका क्या ताल्लुक है, तो वो खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा उसको जवाब देना। यार ये वही वाली बात है ना, खान साहब तो मेरे ख्याल से कोई 6 महीने पहले से बता रहे थे ये कि अभी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे ये। तो खान साहब को जो इन चीज़ों के बारे में पहले थोड़ा सा इदराक था, तो खान साहब उन चीज़ों के ऊपर अवॉइड थोड़ा सा कर रहे थे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बिल्कुल ठीक है कि फराह खान के, सही कह रहे हैं आप, फराह खान का एक जाते जाते एक बंदे ने सवाल किया था उनसे, तो वो उसका उन्होंने जवाब मेरे ख्याल से देना मुनासिब नहीं समझा। ऊपर से हम सहाफ़ी, हमें पता ना कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा था, क्या हो रहा होगा। पीछे शहबाज गिल साहब खड़े हुए थे, जिस तरह मरीम नवाज के पीछे मरीम औरंगज़ेब खड़ी होती हैं, और वो इजाज़त दे रहे थे रिपोर्टर्स को, यानी वो पिक कर रहे थे कि जी आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लें। तो मोस्टली जितने सवाल हुए ना वो इन्होंने खान साहब को ना फुल टॉसें दी हैं और खान साहब ने रख के छक्के मारे। एक सवाल ऐसा नहीं हुआ जो कि खान साहब को सही क्रिटिक करता हो। वो जो एक सवाल हुआ वो भी चलने के बाद हुआ और उसका खान साहब ने जवाब नहीं दिया। खैर वो उनकी अपनी जवाबदीद है, अपना राइट होता है बंदे का जवाब देना ना देना, अपनी स्ट्रेटजी होती है। बट स्टिल खान साहब अपने उस जोबन पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए। खान साहब मेरे ख्याल से एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। खान साहब की अगर पिछले 1.5-2 महीने से देखा जाए तो खान साहब की जो पॉलिसी नज़र आ रही है, जिस तरह से उनकी एक इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता उल्टा गया बैरूनी लोगों की मुदाखलत से और लोकल लोगों की सपोर्ट से, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को और अपोजिशन जो आज की गवर्नमेंट है इसको एक बंद गली के अंदर धकेल दिया कि कुछ इस तरह की चीज़ें अभी फैसले आने बाकी हैं जो अल्टीमेटली फेस सेविंग की तरफ जाते हुए ना नज़र आ रहे हैं इदारों के। मतलब आज की जो गवर्नमेंट है, आप इसके बारे में ये देखें कि ये जो नई आई थी, तो नीचे लोअर तबका से लेके ऊपर वाली हाई क्लास तक हर बंदा ये कह रहा था कि ये हाथ से लिखा हुआ एक खत है जो कि अपनी मर्जी से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया के अंदर और कौम को दिखाया बताया जा रहा है। तो उस तरह से नहीं निकला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दोनों मीटिंग्स के अंदर इस चीज़ के ऊपर इंडोर्समेंट हुई है कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि लेटर जो है वो जली नहीं है, वो 1 नंबर लेटर है। तो हुकूमत के, आज की हुकूमत के लोग तो बॉस अपने बयानों पे फंस गए हैं। एक ये, अच्छा इसको अगर यहाँ से देखना शुरू करें तो आगे बहुत सी इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि समझदार बंदों के लिए
इतना इशारा बहुत होगा कि जो नज़र आ रहा है ना और जो सुनने में आ रहा है उससे यही पता चलता है कि रास्ते बंद होते जा रहे हैं। सिटिंग गवर्नमेंट के भी और जुडिशरी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो चुका है कि वो 63A के बारे में क्या फैसला करे। 20 लोगों की रिकमेंडेशन जो इलेक्शन कमीशन के पास गई हुई थी उसके ऊपर फैसला अभी तक क्यों नहीं आ रहा? कौन से? जो लोग नाअहल होने के लिए रिकमेंडेशन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को भेजी थी अच्छा, उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं आ रहा। जो उनके अपने बंदे हैं, वो उनके अपने बंदे हैं जो मुनहरिफ अरकान थे। फिर उसके बाद कोर्ट्स के अंदर कोई इस तरह की पेंडिंग चीजें पड़ी हुई हैं कि उनके फैसले अभी तक जो नहीं आ रहे, उसकी वजह से लग रहा है कि इदारे भी सोच रहे हैं कि अब इस बांध गली से बाहर किस तरह निकलना है। 63A की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, उसके अभी दलाइल जो हैं वो आगे चले गए हैं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि 63A की इंटरप्रिटेशन आइन के अंदर नहीं है सही तरह, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट है। जो 5A के तहत स्पीकर जो रूलिंग दे रहा था वो डायरेक्टली 63A से कनेक्ट करती है वो वाली क्लॉज, क्योंकि उसी के थ्रू तो फैसला होगा कि क्या ये रूलिंग देनी 5A के थ्रू बनती थी या नहीं बनती थी। और हालात इस तरह के भी बने नज़र आ रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो शायद इसको अंडू कर दिया जाए, इस तरह की भी थीरीज चल रही हैं। तो अभी नज़र ऐसे आ रहा है कि जिसको सारे नाड़ी कह रहे थे वो सियासत का सुल्तान नज़र आ रहा है, जिसने सबको एक बंद गली के अंदर धकेल दिया है कि ना वो आगे जा पा रहे हैं ना वो अब पीछे का सोचेंगे, तो बहुत गैर मामूली फैसले करने मुझे नहीं पड़ेंगे। लगता कि इमरान खान ने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। ऐसे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जी उसने बंद गली में धकेल दिया, कि जिस तरह उसने प्लान किया हुआ था और उसने हर चीज़ उसके प्लान के मुताबिक हुई है। मुझे लगता है कि कोई चीज़ उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुई और मुझे अभी तक इमरान खान ऑन द लूजिंग साइड लग रहा है। हमें ये ओपन योर आइज, ही इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर एनीमोर। अब वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसके अंदर भी अगर आप कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो मैं समझ नहीं आ रही। आगे चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आपके दोस्त, उनको आपने भेज दिया फाइनेंशियल एडवाइजर, पता नहीं वजीर बना के बाहर अमेरिका। उन्होंने जो गंद घोला उधर जाके, जो उन्होंने हमारी नाक कटवाई, क्या कहेंगे यार? वैसे कितने बेशर्म किस्म के लोग हैं कि ये अपने हवस के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मुफादात के लिए ये इस्लाम को बदनाम करने की साइड पे जा रहे हैं। यानी कि ये इस्लाम की बदनामी का बायस बनने वाली बात थी कि आप कुरान मजीद की कुछ अल्फाज, उसके अंदर कही हुई बातें, आप उसको अपने नैरेटिव को बिल्टअप करने के लिए, अपने मफादात पूरे करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप उसकी बातों को तालिबान के साथ जोड़ रहे हो यार। मतलब इससे बड़ी बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है? इतनी बड़ी बुखलाहट और किस तरह नजर आए एक फाइनेंस मिनिस्टर के चेहरे पे। मैं आपकी पिछली वाली बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ कि हमें आप सही कह रहे हैं कि हमें ऐसे ही नजर आ रहा है कि इमरान खान नो मोर प्राइम मिनिस्टर अब कोई और है। वो जैसे भी आया, किस तरह आया, कौन लेके आया, वो अलग बातें हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर अगर शहबाज शरीफ हैं, आप पूरी कैबिनेट के अंदर जो 80% जमानतों पे है आप उठा के देख लें। शहबाज शरीफ साहब परसों कोयटा गए, वहाँ पे उन्होंने 2000 किलोमीटर ऊपर सिर्फ टाइम बचाने के लिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी करवा दी जहाज में से। ये ऑन द रिकॉर्ड है ये वीडियो। हाँ जी। मुफ्ता इस्माइल ने वहाँ पे तालिबानाइजेशन के हक में आपकी इस्लामी तालीमात को के बारे में जो बात कही वो किसी मुसलमान को जेब देती है? तारिक फातमी का नाम दे के वापस ले लेना ये किस चीज को जाहिर करता है? ये इसी चीज को जाहिर करता है कि ये आज की गवर्नमेंट जो है, कल की जो अपोजिशन थी, ये अब बुखलाहट का शिकार है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनका रास्ता क्या है। मुझे वो समझ नहीं है जहाज पे बात कराने वाली क्या मतलब। तो 30 साल से वो शायद यही समझ रहे हैं ना कि इस कौम को कुछ समझ नहीं आ रही, इस कौम को सब कुछ समझ आ रही है। किसी ने वहां पे सवाल पूछा कि टाइम की शॉर्टेज इस तरह की कोई बातें थी, तो मियाँ साहब ने वहाँ पे एक बाशऊर अवाम के सामने
उनको ये बताने की कोशिश की कि मैं टाइम बचाना चाहता था, इसलिए मैंने जहाज के लैंड होने से पहले ये सारा फ़ोन के ऊपर डिस्कस कर लिया था ये कि कोयटा के और बलूचिस्तान के जो मंसूबे हैं वो किस तरह से हम इसको आगे तो क्या लेके गलत चलें। क्या है इसमें? 2000-3000 किलोमीटर ऊपर सिग्नल आ रहे होते हैं जो फ़ोन पे किसी से बात करनी है आपने, किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है? आते हैं, किसको दो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है यार? आते हैं, नहीं आते। आते हैं। आप किसी जहाज में बैठ के 2-3 हजार किलोमीटर ऊपर से 2-3 आप हजार किलोमीटर किसी तो को- जहाज कोई जाता ही नहीं है। 2,000-3,000 मीटर जाता, जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होता है ऊपर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं ऊपर जाता। फोन नहीं चल रहे होते ना, ऊपर फोन चलते हैं। ऊपर फोन नहीं चलते। फोन पहले नहीं चलते थे, अब फोन चलते हैं। अच्छा, आप फोन की बातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन ये क्या ये बात कोई मतलब इस तरह की बात थी कि जो आप आवाम को बताएं? वज़ीर-ए-आज़म तुम इस चीज के लिए हो? इस पे बहस हो सकती है इस चीज पे, मगर अच्छा एक और बात, अगर हम ऐसे जमाने में भी होते ना कि फोन से जहाज से फोन ना हो सकता होता, तो वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई प्राइमरी एंड सेकेंडरी का चपड़ासी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। उसके पास ऐसी फैसिलिटीज होंगी कि वो इमरजेंसी में पूरी दुनिया में किसी को भी कांटेक्ट कर सके। प्राइम मिनिस्टर है यार वो। आपको लग रहा है कि वो सिर्फ 3,000 की बुलंदी पे वो, आपने उसको क्या समझा हुआ है? वो खोखा चला रहा, वो पाकिस्तान चला रहा, मुल्क चला रहा है। खोखा तो नहीं चला रहे, वो 56 कंपनियां चला रहे थे, खोखा नहीं चला रहे थे वो। तो प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं, उनके पास जब इतने इख्तियारात नहीं भी थे हाँ, तब भी उनके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात थे। हाँ, इतने केसेस जो मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जिनके इर्द गिर्द थे, तो उनके बारे में एक आम पाकिस्तानी क्या ख्याल कर सकता है? वो जितने दौरे आप कर रहे हैं सब पुराने प्रोजेक्ट से जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, आज तख्तियां लगाने के लिए आप ऊपर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। वहाँ पे डैम पे जिस पे आप जाते हैं, वहाँ लोग आपको देख के आपकी वीडियोस अपलोड करते हैं, तीसरे दिन पता चलता है उस बंदे को आपने नौकरी से निकाल दी है। बिल्कुल तो ठीक है। किन किन लोगों के आप जज्बात को मजरू करेंगे? अब मिफ्ता की तरफ आए। मिफ्ता एक तो उसने ये इस्लाम के बारे में उसने उन्होंने आयत भी पढ़ के सुनाई, और फिर उन्होंने इसको मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी इस नाम की, इस आयत के तर्ज की एक मिनिस्ट्री बनी हुई है तालिबान की हुकूमत में अमेरिका के आने से पहले। उन्होंने ये बात भी की वहां पर। फिर उन्होंने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट था उनका, वहां जाके कई ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सवाल हुए हैं जहां पे मिफ्ता साहब ने साफ कहा कि यार आई एम नॉट एजुकेटेड अबाउट दिस। देखो यार, और आप पाकिस्तान के फाइनेंशियल एपिक्स सीट पे बैठे हुए हैं, तो यहीं से कौम को अंदाजा हो जाना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी, ये मिफ्ता इस्माइल साहब इतना बोले हैं 3.5 साल में, सारी इकोनॉमिक्स के बारे में, सारी इकोनॉमी के बारे में, और बताते थे कि जी हमने यूँ करना चाहिए, हमें यूँ करना चाहिए। जब वहाँ गए तो उन्होंने एडमिट किया ऑन मल्टीपल पॉइंट्स कि उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। हमारे लिए एक सोचने का तो यार दूसरी बात ये एक और है कि आप ये देखो कि वहाँ पे आप गए हो, आप पहले ये डिसाइड कर लो कि इमरान खान सीआईए का एजेंट था या तालिबान का एजेंट था, या वो एक आम पाकिस्तानी का एजेंट है, या यहूदियों के या एजेंट वो था, यहूदियों का एजेंट है। आप पहले, या वो इंडिया एजेंट है। आप पहले यार ये एक डिसाइड कर लें कि इमरान खान किसका एजेंट था। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जाके आपने जो मुआशी, इक्तिसादी और जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के ऊपर डिस्कशंस किए हैं, तो यार ये भी आवाम को बताया जाए कि किन टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर आप उनकी वो सारी बातें मंजूर करने जा रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे पीटीआई वालों की शॉर्ट कमिंग नजर आती है। मुझे लगता है कि पीटीआई के वो बंदे जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे ना, उनको रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी इस चीज के बारे में और एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जिस तरह ये करते रहे, इस तरह उनको करनी चाहिए। खैर, मूविंग ऑन, लेट्स गो अहेड। आपकी लीडर जा रही हैं उम्रा करने आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ।
हमारी तो लीडर नहीं है वो उन एक ज़हनी और ज़हनी ग़ुलाम और दरबारी इस तरह के लोगों की जो आज तक ज़हनी ग़ुलामी से निकल ही नहीं सके, वो उनकी लीडर है। आपकी नहीं है। हमारी तो लीडर हम नहीं कह सकते ना उन्हें, सही। क्योंकि जिस क्या तरह क्या के कमी है उनके उनमें? नैरेटिव थे पिछले 4-5 महीने पहले तक, 6 महीने पहले तक, वो ये कौम बोली नहीं हुई। उम्रा ज़रूर आप करने जाएं, आपका हक है। आपका हक ये भी था कि आपकी गवर्नमेंट आएगी और सब लोग जो हैं वो जितने भी करप्शन में इन्वॉल्व थे, रंग बिरंगे केसों में जकड़े हुए थे, सबके नाम निकाल दिए जाएंगे। तो आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन कुछ प्लान इस तरह के भी सामने आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, बिल्कुल मरियम भी जा रही है, बिल्कुल फिर उसके बाद शायद कोई मुफ्ता इस्माइल भी जा रहे हैं, बिल्कुल और भी 2-3 लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। तो प्लान इनका ना थोड़ा सा वहां जाके डाइवर्ट होने का भी है शायद, या वहां से लंदन से कुछ लोग तशरीफ आवरी होगी। एक लंबा ही प्लान है। अली ताहिर, आप थोड़ा सा बिल्कुल, इसके बारे में हमने रोशनी भी डालें। यही सुनने में आ रहा इस्लामाबाद की गलियों से कि कुछ यहाँ से पावरफुल लोग जा रहे हैं सऊदी अरब, और कुछ यूके से पावरफुल लोग आ रहे हैं सऊदी अरब, और शायद वहाँ पे बैठ के कुछ उमूरे हाजिर पे गुफ्तगू हो और उधर से इधर अप्रोच किया जाए यहाँ के इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स से, और उनको मनाया जाए, और शायद शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जब वापस आएंगे तो शायद वो अकेले ना हो। अच्छा, तो कोई साथ मुजरिम भी लाने की सोची जा रही। अब ये आपकी हर बंदे का टेस्ट की बात है। अच्छा, वैसे बहुत सऊदी अरब के अंदर अगर इनकी मुलाकातें होती हैं, यानी कि लंदन से लोग सऊदी अरब आते हैं और सऊदी अरब के अंदर एक काफ़ी एक सियासी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो सऊदीन जो लीडरशिप है वो इन चीज़ों को कैसे यार देख रही होगी। अब 2-2.5 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो आज की जो ये रजीम चेंज वाली बातें हैं ना, ये हमें 2-2.5 साल पहले स्टार्ट होती नजर आएंगी। खान साहब को हमारे सऊदी ब्रदर मुल्कों ने बुलाया था, जब जहाज़ आपको पता दिया था उन्होंने कि जहाज़ अमेरिका हो के आओ अपना जहाज़। तो बड़ी मज़े की बात है, जब खान साहब पाकिस्तान वापसी के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे MBS का वो चार्टर्ड प्लेन नहीं खड़ा हुआ था। उस चार्टर्ड प्लेन के वापस जाने के पीछे बहुत बड़ी वजूहात थी। तब समझ आ गया था बाहर के लोगों को, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को, एस्टेब्लिशमेंट को मसला बढ़ गया कि ये जो बंदा आ रहा है ये हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। तो ये कहानियां ना वहाँ से शुरू हुई हैं, जो आज रजीम चेंज की बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। तो आज देख लें आप, सब वही लोग आज उसी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं जो लोग पिछले 6 महीने साल पहले इदारों के खिलाफ गलाजत भरी बातें करते रहे, इदारों को गालियां देते रहे, उनको क्रिटिसाइज करते रहे, पब्लिक के अंदर उनके खिलाफ एक लोगों को उकसाते रहे। आज वही लोग उम्रे की ज़ियारत करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती यार, ये लोग क्या समझते हैं कि ये 22 करोड़ जो वाम बैठी हुई है, ये इनमें शऊर नहीं है, ये कुछ चीज़ों को सोचते नहीं होंगे, ये चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते होंगे। तो बॉस, मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि आप भी आप सही कह रहे थे उस टाइम पे कि ये खान साहब ने ये सारी चीज़ें प्लान नहीं की हुई थी, लेकिन उसके सर के ऊपर या पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो पिछले 2.5-3 साल से एक पूरे मुल्क के अंदर एक ओवरऑल रजीम चेंज करने की जो कोशिशें चल रही थी, वो अकेला बंदा उसके खिलाफ आज भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये टाइम साथ साथ एक्सपोज कर रहा है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। फिर इस तरह के जो और नैरेटिव हैं, मुफ्ते ने कल बयान किया है, इस्लाम को रगड़ गए हैं। किसी मुल्ला का कोई बयान आया? ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और सोशल साइंसेस का एक बहुत बड़ा साइंसदान नोम चॉम्स्की, उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा है और वो खान साहब पे लिखा है और खान साहब के इल्ज़ामात पे लिखा है।
ये थोड़ा सा हम ये बता दें लोगों को कि नोम चॉम्स्की जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नाक़िद है, बहुत बड़ा क्रिटिक है, और ही इज़ नोन एज द पीपल हु टॉक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में ये कहा है कि हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि अमेरिका के पास कैपेसिटी या अमेरिका के पास सोर्सेज नहीं है कि वो इंटरवीन कर सकें पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मगर इमरान खान साहब के पास सबूत नहीं है। आप सही कह रहे हैं, उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो इससे कोई एक नासमझ जो बंदा है ना, उसको भी समझ आ जाएगी कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। कानून सबूत मांगता, कानून सबूत मांगता, कानून सबूत मांगता है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिनके सबूत नहीं होते। अब जिस तरह एक कानून जो है वो हरासमेंट, हाँ, इसका जिस तरह मीशा शफी और अली जफर का हुआ, हाँ देखो, इसका क्या सबूत पेश कर सके, वो कोई सबूत नहीं। तो वो उसके अंदर गवाहियां ली गई, इर्द गिर्द के लोगों से प्रॉपर एक एनालिसिस किया गया, तो वो चीज़ें सामने आ गई। फिर आप जो बात कर रहे हैं डैनियल मार्के भी, उसकी जो बुक थी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसमें भी उसने ना 2-3 चीज़ों का बड़ा वाज़िया तौर पे जिक्र भी किया है उसमें। एक उन्होंने उसमें जिक्र किया कि यार जो पाकिस्तान का एक पूरा न्यूक्लियर सिस्टम है, एक बुनियादी ये भी वजह है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की मजबूरी है कि वो लगे रहेगा, इसके साथ वो अटैच रहेगा किसी भी सूरत, चाहे वो किसी टाइम पे दोस्ती दुश्मनी वाला एक सिनेरियो बना हो या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाला एक अलायंस बना हो, लेकिन इन दोनों सूरतों में उसकी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए वही रहेगी। फिर उसने एक और भी इसमें जिक्र किया, उसने कहा यार इतना बड़ा ये 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, इतनी बड़ी इसकी फौज है, चाइना वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसके इस रीजन में पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी, तो अमेरिका चाइना पे नजर रखने के लिए भी पाकिस्तान से एंगेज रहेगा। फिर उस बुक में वो ये भी लिखता है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की एक पॉलिसी जो है ना, वो ये भी है कि हमेशा पाकिस्तान के हालात को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ही रखे ताकि हमें एंगेज रहने का मौका मिले। तो आप कुछ नहीं कह सकते, आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही बताती हैं कि हमारे मुल्क के खिलाफ ये साजिश तो पिछले 15-20 दिन से सारे मंजन भेज रहे हैं, सारे इदारे मंजन भेज रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैंक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। उनके सारिफ जो हैं वो पिछले एक हफ्ते से कंप्लेन कर रहे थे कि उनको ना फ्रॉडुलेंट मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके अकाउंट में से कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुए हैं, कुछ कैश निकाला गया है, कुछ ऑनलाइन परचेजेस हुई हैं। इस तरह के मामला चले हैं पिछले पूरे एक हफ्ते यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के कस्टमर्स के साथ। वो ट्विटर पे भी आए, फेसबुक पे भी उन्होंने आके बड़ा रौला डाला। यूबीएल के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बीच में है, वो पढ़े, उन्होंने देखा और उन्होंने ये कहा कि जी ये एटीएम का कोई थेफ्ट हुआ है, किसी को आपके ना पिन कोड का पता चल गया जिसकी वजह से पैसे जो हैं वो निकल गए। मगर ये इतनी सारी कंप्लेंट्स थी कि एक्सपर्ट्स को ये शक हुआ कि ये कोई डेबिट कार्ड का हैक नहीं है, ये कुछ और हुआ। तो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने में पता चला कि यूबीएल के मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का सेंसिटिव डाटा वो लीक हो गया ड्यूरिंग अ हैक, और अब उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने सारे पासवर्ड्स, पिन कोड्स जल्द से जल्द तब्दील कर लें क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन किसी और बंदे के पास भी है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो यार, लोगों के अकाउंटों में जो पैसे भी आप निकलना शुरू हो गए, यानी कि लोग घरों में से पैसे निकाल के बैंकों में रखते हैं कि बैंकों में चलें, हर चीज़ सिक्योर पड़ी रहेगी। डिजिटल बैंकिंग, वैसे जो पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम ठीक नहीं है, और ना साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बैंकिंग कोर्ट्स फारिग है, हमारी बैंकिंग कोर्ट बड़ी अच्छी कोर्ट है, मगर जो हमारे सारिफ हैं वो ही इतने वेल एजुकेटेड नहीं है
कि बैंक वाले जो है ना उनको 70 दफा चक्कर लगवा देंगे बैंक का एक छोटे से काम के लिए। हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है जिसके तहत जो है कस्टमर को रिलीफ मिल सके। तो चलें ठीक है, अगर आप रिलीफ नहीं दे रहे कम से कम प्रोटेक्ट तो करें। कम से कम जो डेटा आपके पास आया हुआ है सेंसिटिव डेटा और लोग आप पे एतबार कर रहे हैं, उनके पैसों का तहफ़्फ़ुज़ करें। मेहनत से कमाए हुए पैसे वो कोई उड़ाएगा तो बुरा तो लगेगा। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट खबर के ऊपर। ये आखिरी खबर है थोड़ी सी, हमने कहा जरा फूड इंडस्ट्री को भी टच करें। एमएम आलम कह रहा हूँ सॉरी, मॉल 1 पे और एमएम आलम के एडजेसेंट एरिया पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापे मारे हैं और 5 रेस्टोरेंट्स की प्रोडक्शन जो है वो उन्होंने सीज की है। एक रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने पर्चा दिया और कुछ को फाइन्स हुए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ी बदबख्त कौम है बॉस, ये खोते तक खा गई है। ये घोड़े खोते सब कुछ इन्होंने वाम को खिला दी है। उल्ली लगी डब रोटियां खिला रहे हैं वाम को, एक्सपायर्ड चीजें वहां पे खिला रहे हैं और इतने ब्रांडेड दुकानें। हाँ देखो यार, असल में हमारा ये कौम का ना इलाज ही यही है। हमारी कौम का ये इलाज है। आप पैकेट बहुत अच्छा बना के दो, अंदर आप जो मर्जी डाल दो। उसके ऊपर मैंने मजीद इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेट किया तो आई केम अक्रॉस वीडियोस, उसके अंदर छापा उन वीडियोस के में छापा पड़ा हुआ था। छापे के बाद लोग आ रहे थे और एक रिपोर्टर उनसे कह रहा है कि आपको पता है छापा पड़ा और यहाँ पे फूड की क्वालिटी नहीं सही। तो आगे से वो बंदा कह रहा था कि जी मुझे सिर्फ एक दफ़ा खाने दें, मैं सिर्फ आखिरी दफ़ा खाने आया हूँ। तो हमारी कौम का हाल तो ये है। ब्रांड कॉन्शियस है ना ये, बहुत ब्रांड कॉन्शियस है। अब मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का नाम लेना चाहूँगा, खास तौर पे मौका। देखो यार कैसा उनका एक इलीट लेवल, और वो तो दौड़ गए, वो तो वापस ही नहीं आए। बाकी की एम्प्लॉइज उधर ही रहे। मौका वालों ने तो शटर डाला, वो निकल गए। और ये वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ऐसी डेलिकेसी दिखाते हैं, ऐसी वो रख रखाव, ऊंची दुकान, फीका पकवान, यही है। साथ वो आवाम को देख ले यार, वो जिसने देख लिया है, जिसको पता चल गया है, वो फिर भी कह रहा है कि मुझे एक दफा खा लेने दो। और साथ और लोग नहीं है, फैमिली उसके साथ। तो ये हमारा हाल है कि जहर भी खिला देगा इस तरह की ब्रांड पे जाके, ये तो कौम वो भी खा लेने वाली है। हाँ जिस तरह देखो ना यार, दोबारा आप अच्छा वहाँ एक जगह सील हो गई, वो है फर्स्ट कप, सेकंड कप मौका, वो वाली लेन पूरी मैंड्रिन किचन। इनको बल्कि वो हुए हैं जुर्माने और बाकी बंद हुए हैं। सही कह रहे हैं। बैम्बू यूनियन, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। यहाँ पे बड़े फैशनेबल लोग जाते हैं। वो क्या नाम है, थोड़े से चावल के 700 रुपए देते हैं वो। अच्छा, टमाटर आता है 1000 रुपए का टमाटर, वो एक प्लेट पे एक उतना था कटा हुआ रखा हुआ था। बॉस उसमें से क्या 70 निकलती है? बस यही वो लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। आप इनको आप देखने में आपको लगेगा कि ये पता नहीं ये क्या लोग हैं। ये मिचेलिन स्टार इटली से आए हुए हैं और बड़ा रख रखा हो, और किचन में गए तो उधर फफूंदी लगे हुए ब्रेड्स आया इटली से है, मायोनीज, क्रीम, एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स खिलाए जा रहे हैं आवाम को। तौबा यार, इस देखे ना, यही तो चीजें हैं, यही कौमों की तबाही का सबब बनने वाली चीजें हैं जो आज हम कर रहे हैं। नाइंसाफी, फिर उसके बाद आवाम के साथ देखो आप क्या कर रहे हो कि उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। फिर खाने की चीजें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और खाना जो है वो आपको जीने के लिए चाहिए, जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए आपको ना लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए। जिस तरह के किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो जुबान के नीचे गोली रखी तो उसको 1-2 सेकंड में रिलीफ मिल गया। तो हम उसमें भी मिलावट करते हैं। तो बॉस, जो ब्रांड कॉन्शियस एक कम्युनिटी है, उसको अपना ये ब्रांड कॉन्शियस ठरक पूरा करने के लिए वो क्या करे? उनकी तो मजबूरी है ना यार।
वो किसी को बताएंगे नहीं, वो स्टेटस चेक इन का नहीं लगाएंगे एक मौका में या सेकंड कब में, तो किस तरह अली को पता चलेगा कि अजहर वहाँ गया है? तो ये कौम जो ना वो इसी काबिल है जो इनके साथ हो रहा है। आप गौर कर लें यार, अभी तो खाने पीने वाली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। ज़्यादा दूर नहीं हम गए, अभी हम अपने घरों से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर गए हैं। तो फिर सही लोग मुसल्लत हुए हैं। किसी को 26 कंपनियों को नहीं पता, तो खाने खिलाने वाले को ये नहीं पता वो क्या खिला रहा है, खाने वाले को भी नहीं पता कि वो खा क्या रहा है। तो बहसीयत कौम मेरे ख्याल से हम ना सही तरफ जा रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है हम सब वो पूरी तो कर रहे हैं, लेकिन और लोगों की जो जिम्मेदारी है वो भी तो पूरी करेंगे ना। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही आज का हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम किसी और दिन othernews.pk के प्लेटफॉर्म से एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।